नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी बीजेपी के दिग्गजों में बढ़ती नाराजगी की, अखिलेश यादव के योगी सरकार पर वार की, जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की कैसे मदद में जुटी आप, बात करेंगे नीतीश सरकार पर आरजेडी के निशाने की, कर्नाटक में बीजेपी सरकार के निशाने पर आए मदरसों की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश को पार्टी में अपना उत्तराधिकारी बनाने के दिए संकेत। आकाश को बनाया गया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बीएसपी में दूसरे नंबर के नेता होंगे आकाश। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत, बोले महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार। पीवी सिंधु ने पहली बार जीता स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरूंग फान को 21-16, 21-8 से दी मात। केंद्र सरकार के निजीकरण नीति के खिलाफ कल देश भर में होगा प्रदर्शन। बैंक से लेकर बिजली कर्मचारियों तक ने किया 2 दिन भारत बंद का आह्वान, बंद रहेंगी कई सेवाएं। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। योगी सरकार में 52 मंत्री शामिल हुए हैं, लेकिन मंत्रियों की सूची ने बीजेपी के वफादार विधायकों को मायूस किया है। जो नेता वर्षों से पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे थे, उन्हें किनारे कर दिया गया, जिससे पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव के वक्त बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। सपा से लेकर कांग्रेस और बीएसपी के दिग्गजों को कमल थमाकर अपनी पार्टी में शामिल करवाया और उनके नाम के दम पर प्रचंड जीत भी हासिल की। अब नतीजों के बाद पार्टी ने उन्हीं बहारियों को बगावत के इनाम के रूप में मंत्री पद से नवाजा है, जबकि अपने नेताओं को तवज्जो तक नहीं दी, जिसकी तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह में साफ नजर आई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो टीम सामने आई है, उसमें आधे से ज्यादा बाहरी हैं। बाहरी का मतलब ये लोग दूसरे दलों से आए हैं। इनका बीजेपी के पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। कैबिनेट में जगह पाने के लिए कई नेता ऐसे हैं जो 2014 से पहले बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन जैसे ही 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, यूपी में बीजेपी के दरवाजे पर दूसरे दलों के दिग्गजों ने दस्तक दे दी। मंत्री बनाए गए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का जातिगत और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से संतुलन साधना लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ गया है। 2017 में योगी कैबिनेट में 70% की तुलना में इस बार बीजेपी काडर की स्ट्रेंथ घटकर आधी से भी कम रह गई है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान डिप्टी सीएम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए थे। पाठक का कद बढ़ाने के साथ साथ बीजेपी ने 2015 में मायावती की पार्टी से आए नेताओं को भी मंत्री बनाया है। इनमें जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता और लक्ष्मी नारायण हैं। इन बहारियों को बड़ा पद देकर बीजेपी ने अपने नेताओं को दरकिनार किया है। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े कैबिनेट मंत्री जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला, उनमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा और आशुतोष टंडन का नाम है। यानी साफ है कि बीजेपी को केवल जीत से मतलब है, उसके लिए दिग्गजों का अनुभव कोई मायने नहीं रखता। अब कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद पार्टी में रार छिड़नी तय है। आधे से ज्यादा मंत्रियों की पृष्ठभूमि गैर भाजपाई है, यानी साफ है या तो योगी जी को बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं है या फिर बीजेपी नेताओं को खुद के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए बीजेपी के कद्दावर नेताओं को पहले ही किनारे लगा दिया। पार्टी नेताओं को भले ही योगी किनारे लगा दे, लेकिन विपक्ष को इस बार किनारे लगाना आसान नहीं है। इस बार विपक्ष की ताकत बढ़ी है और सरकार को घेरने की कमान सपा चीफ अखिलेश यादव ने खुद संभाल रखी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज उन्होंने योगी सरकार पर सवाल भी उठा दिए। तो क्या कहा सपा चीफ ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी समर्थक योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर बाबा भी कहने लगे हैं। वो बात अलग है कि योगी सरकार का बुलडोजर एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई सार्वजनिक मंचों में ये कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ हमारा बुलडोजर तैयार है, यानी अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होगा।
जबकि हकीकत कुछ और ही है। और बेहतर कानून व्यवस्था के दावों की पोल आज एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खोली है। अखिलेश यादव ने झांसी में यूपी पुलिस की लापरवाही का हवाला देते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि झांसी में पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई न होने से हताश होकर छेड़खानी से परेशान शिकायतकर्ता दो बहनों का जहर खाने पर मजबूर होना दुखद है। इस मामले में शामिल अपराधियों अधिकारियों के ऊपर तक जुड़े सरकारी प्राश्रय की निष्पक्ष जांच हो। बहन बेटियों की सुरक्षा कानून व्यवस्था का प्रथम सूचक होना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अखिलेश झांसी की एक खबर का हवाला दे रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था बदहाल होने के कारण दो बहनों ने छेड़छाड़ से दुखी होकर जहर खा लिया। क्योंकि जब दोनों बहनें छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई और पुलिस के पास गई तो यूपी पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, जिससे हताश होकर दोनों बहनों ने ये कदम उठाया, जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। बेहतर कानून व्यवस्था का सपना दिखाकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जीत हासिल की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यूपी सरकार ने लोगों के उस सपने को तोड़ दिया है। यूपी में अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के गढ़ गुजरात पर नजरें टिका दी हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस 3 दशक बाद गुजरात में बीजेपी को मजबूत चुनौती देने की तैयारी में है। हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों से ये साफ हो गया है कि पार्टी को चुनाव के पुराने तौर तरीकों के साथ आधुनिक तरीके भी अपनाने होंगे। आज के डिजिटल युग में जो पार्टी जितनी डिजिटली स्ट्रांग होगी, उसके जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है और विधानसभा चुनावों के नतीजे में ये दिखाई दिया। जिस राज्य में बीजेपी मजबूत थी, वहां बीजेपी चुनाव जीत गई और जहां आप का जनाधार था, वहां आप चुनाव जीत गई। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी खुद को सोशल मीडिया पर मजबूत बनाने में जुट गई है। दरअसल गुजरात कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन किया है और मतदाताओं के बीच पार्टी के काम के बारे में जानकारी फैलाने और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए करीब 200 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। जल्दी ये संख्या और बढ़ाई जाएगी, यानी अब कांग्रेस डिजिटल और जमीन दोनों जगह काफी सक्रियता के साथ बीजेपी का सामना करने के लिए कमर कस चुकी है। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य मुकाबले में है। 2017 के चुनावों में भी कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में पार्टी के लिए इस बार बहुमत हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं 200 कार्यकर्ताओं को शामिल करने के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि टीम में समर्पित पार्टी कार्यकर्ता शामिल है। अन्य राजनीतिक दलों की तरह भुगतान वाली सेना नहीं है। पार्टी ने साफ किया कि कांग्रेस के आईटी सेल में काम कर रहे लोग हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे और उनके साथ एक नेटवर्क स्थापित करेंगे, जिनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी है, ताकि वो पार्टी के बारे में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करके आगामी विधानसभा चुनावों में प्रभावी भूमिका निभा सके। कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप सहित सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। उनकी सबसे बड़ी भूमिका भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब करने और सच्चाई को सामने लाने की होगी। अब कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला कर पाती है या नहीं और 1995 से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी कुर्सी बचा पाती है या नहीं। गुजरात में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के निशाने पर बीजेपी और उसकी सरकार है, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी की जगह विपक्षी दल ही दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल उन राज्यों में दस्तक दे रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल किसकी मदद कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिल्म के पोस्टर चिपकाने वाला बताते हैं।
सदन में बीजेपी विधायकों को आप में शामिल होने का न्योता देते हैं, मीडिया के सामने खुद को पीएम मोदी का विकल्प बताते हैं, लेकिन जब बात जमीन पर बीजेपी को चुनौती देने की आती है तो केजरीवाल की पार्टी बीजेपी की जगह कांग्रेस को निशाने पर ले लेती है। जबकि आज देश में बीजेपी का विकल्प अगर कोई दल है तो वो है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस को कमजोर कर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिखाई दे रही है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी ये देखा गया। जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें गोवा भी शामिल था। गोवा में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और इस बार ये तय माना जा रहा था कि गोवा की सत्ता से बीजेपी की विदाई तय है। बीजेपी द्वारा कराए गए तमाम आंतरिक सर्वेक्षण भी ये कह रहे थे कि राज्य की 2/3 जनता बीजेपी सरकार से खफा है। बीजेपी के दिग्गज भी मानकर चल रहे थे कि गोवा में इस बार हार तय है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी 33% वोट लेकर भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25% वोट ही ले पाया। गोवा में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लहर थी, लेकिन सेकुलर पार्टियों की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठा ले गई। टीएमसी गठबंधन और आप ने बीजेपी विरोधी 20% वोट आपस में बांट लिए। आप और टीएमसी को भले ही कोई सीट ना मिली हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी सत्ता की रेस से बाहर कर दिया। गोवा वाला खेल आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में खेलने को तैयार है, जहां 6 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। आपको लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा ही चिंता सता रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दशक से सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। अभी बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनावों में जनता उसे सत्ता सौंपेगी, लेकिन आपकी एंट्री से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब से सटा हुआ है, जहां हाल ही में आपको जबरदस्त जीत मिली है। इसका असर हिमाचल के ऊना और कांगड़ा जिले में दिखाई भी देने लगा है। ये जिले पंजाब से सटे हुए हैं। यहाँ के कई नेता आप में शामिल हुए हैं। आप में शामिल हुए अधिकांश नेता कांग्रेस छोड़कर आए हैं, जो बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति दिख रही है। गोवा में भी टीएमसी और आप ने चुनावों से पहले कांग्रेस में ही सेंध लगाई थी, उसी के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में किया था। अब गोवा वाली कहानी हिमाचल में दोहराई जा रही है। आपकी सक्रियता को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने हराया है। पंजाब में हम आपस में ही लड़ रहे थे तो गोवा में सेकुलर पार्टियां कांग्रेस को हराने में लगी रही। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वो विपक्षी पार्टियों को साथ नहीं लेती। हम अगर विपक्षी दलों से राज्यों में गठबंधन करते हैं तो वो हमारे आधार को ही कमजोर करने में लग जाती हैं। विपक्ष को तय करना है कि वो बीजेपी से लड़ना चाहता है या कांग्रेस से। पिछले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि उसे आपसे अपना वोट बचाना होगा। हिमाचल में आपसे कांग्रेस मुश्किल में है तो बिहार में नीतीश कुमार भी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के चलते मुश्किल में है। नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर आरजेडी विधायक तेजस्वी और तेज प्रताप ने नीतीश पर निशाना साधा है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग उठती रहती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जेडीयू और राजद की राय एक ही है। पिछले दिनों दोनों ने ही जातिगत जनगणना के लिए केंद्र से गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये तक माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच की दूरियां कम हो गई हैं। इतना ही नहीं, राजद ने तो नीतीश को एक बार फिर साथ आने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर राजद नेता तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है कि आखिर कल तक नीतीश के प्रति नरम रुख दिखा रहे तेजस्वी आज अचानक गर्म क्यों हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह नीतीश की वो वायरल फोटो भी मानी जा रही है, जिसमें नीतीश पीएम को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ये फोटो 25 मार्च को हुए सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का है, जो सोशल मीडिया पर छाया रहा, जिसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर नीतीश पर तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बस जुबानी खर्च करते हैं। अगर उन्हें राज्य के संसाधन से जातीय जनगणना करानी होती तो अब तक आदेश पारित कर चुके होते। इस मुद्दे पर उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। वो अपनी पूरी राजनीति भाजपा और संघ के पास गिरवी रख चुके हैं। इसके अलावा नीतीश और पीएम मोदी के वायरल फोटो पर भी उन्होंने तंज कसा, क्योंकि फोटो आने के बाद से कयास है कि नीतीश अपनी कुर्सी जाने के डर से पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। ऐसे में तेजस्वी ने अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता।
मतलब साफ है कि तेजस्वी ने यहाँ साफ तौर पर नीतीश और बीजेपी पर निशाना साधा है। सिर्फ तेजस्वी यादव के ही नहीं बल्कि तेज प्रताप के ट्वीट ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आज सुबह लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े खुलासे करने का जिक्र किया। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की। हालांकि तेज प्रताप के ट्वीट से ये साफ नहीं है कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन लालू यादव के परिवार के ये तल्ख तेवर नीतीश सरकार पर भारी पड़ना तय है। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता कर लिया है, इसलिए अब वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बचते दिख रहे हैं। लालू यादव ने समझौते की जगह सिद्धांतों को अहमियत दी, इसलिए वो जेल में हैं। बिहार में समझौते और सिद्धांतों पर राजनीति हो रही है, तो कर्नाटक में बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। पहले हिजाब और अब मदरसे राज्य सरकार के निशाने पर आ गए हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र किला कर्नाटक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राज्य में इन दिनों एक के बाद एक नए विवाद खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक की बोम्मई सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ रही है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब का मुद्दा अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि अब मदरसे को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। मदरसों को लेकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव MP रेणुकाचार्य ने सरकार से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। रेणुकाचार्य ने हिजाब मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि हमें मदरसों की जरूरत क्यों है? मदरसे क्या प्रचार करते हैं? वो मासूम बच्चों को भड़काते हैं। कल वो हमारे देश के खिलाफ जाएंगे और कभी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैं सीएम और शिक्षा मंत्री से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। क्या हमारे पास अन्य स्कूल नहीं है जहां हिंदू और ईसाई छात्र पढ़ते हैं? आप यहां राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें प्रतिबंध किया जाना चाहिए या पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए बनाया जाना चाहिए जो हम अन्य स्कूलों में पढ़ाते हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि राज्य में मदरसों के छात्रों को समकालीन शिक्षा नहीं मिल रही है और मदरसों की मांग है तो सरकार सभी को एक समान शिक्षा देने के लिए तैयार है। वहीं हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा ने विधानसभा में कहा है कि देश के सभी मुसलमान और ईसाई आज या कल संघ के बन जाएंगे। हिजाब विवाद के बीच लगातार कई भड़काऊ टिप्पणियों की वजह से कर्नाटक में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस भी लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हिजाब विवाद की आड़ में देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारे आरोपों को सच साबित करती ही जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में मदरसों पर प्रतिबंध लगाती है कर्नाटक की बीजेपी सरकार या विवादित बयानों से माहौल बिगाड़ती रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। मोदी राज में महंगाई बेलगाम होती जा रही है। जब तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चलते रहे तब तक डीजल पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण रखा, लेकिन अब ये भी नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। महंगाई को लेकर मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कारण बता रही है, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने वीडियो को साझा करते हुए कहा कि पीएम मोदी बताएं महंगाई के लिए कसूरवार कौन है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार की आदत है कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो वो सारा श्रेय खुद ले लेती है और अगर देश में कुछ खराब होता है तो उसका ठीकरा वो पिछले 70 सालों राज करने वाली पार्टियों पर फोड़ देती है। इस दौरान अधिकांश समय देश की सत्ता पर कांग्रेस का राज था और ऐसा ही कुछ महंगाई को लेकर भी देखा गया। लेकिन इस बार पीएम मोदी को खुद की तारीफें करना महंगा पड़ गया और उनका एक भाषण उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने पीएम के ही पुराने वीडियो को लेकर उन्हें निशाने पर ले लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और जमीनी स्तर पर महंगाई के खिलाफ केंद्र से लड़ रही है। अब इसी बीच पीएम के ही एक पुराने बयान को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें घेर लिया है और देश में बढ़ती महंगाई के लिए पीएम को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें इशारों में बदनसीब भी कह दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट के साथ पीएम मोदी का लगभग 7 साल पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई थी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे पीएम बनने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अगर मोदी के नसीब से ही आपकी जेब में कुछ रुपए बचते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। अब पीएम के इसी भाषण पर तंज कसते हुए सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि
8 साल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप, फिर 6 दिन में ही पेट्रोल पर 3 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की लूट। अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। बता दें कि 27 मार्च को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 50 पैसों की बढ़ोतरी की है। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 बार बढ़ाए जा चुके हैं। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब कांग्रेस ने सवाल तो उठा दिया है, ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।